हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 23 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को एरिक्सन लूनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NTPC कांटी को 11वां FICCI जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत NCAP ने पहले क्रैश टेस्ट के रिजल्ट घोषित किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा शीर्षक से नीति आयोग की रिपोर्ट लॉन्च की है। तो ये थे कुछ हेडलाइंस। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को एरिक्सन लूनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए एरिक्सन लूनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसरो को यह अवार्ड आइसलैंड में प्रदान किया, यानी कि आइसलैंड जो कंट्री है उसने इसरो को यह अवार्ड प्रदान किया है। आइसलैंड में भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से पुरस्कार प्राप्त किया और ये आप जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड है ये आइसलैंड में भारतीय एम्बेसडर हैं बाला सुब्रमण्यम श्याम, और इन्होंने इसरो की तरफ से यह पुरस्कार एक्सेप्ट किया है। यह पुरस्कार चांद पर रिसर्च और खगोलीय घटनाओं को समझने में इसरो के असाधारण योगदान को दर्शाता है और लीव एरिक्सन लूनर प्राइज की स्थापना 2015 में की गई थी। अब इसरो वर्ग के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मुख्यालय है बेंगलुरु में इसरो का। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मणिपुर के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है और स्वास्थ्य मंत्री ने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान JNIMS को राज्य नवजात संसाधन केंद्र के रूप में भी समर्पित किया है। अब सांस क्या है, ये सांस मिशन क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं। सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। ये सांस की फुल फॉर्म है और इस मिशन को निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लक्ष्य के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाता है हर साल। इस अभियान के तहत निमोनिया से पीड़ित बच्चे का इलाज मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा वर्कर जो होती है द्वारा एंटीबायोटिक एमिक्सोसिलिन की पूर्व रेफरल खुराक के साथ किया जा सकता है और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में रक्त में कम ऑक्सीजन स्तर पता लगाने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये था सांस अभियान। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा की है और इस बार कविता की 9 पुस्तकें, 6 उपन्यास, 5 लघु कथाएं, 1 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन ने 2023 के लिए पुरस्कार जीते हैं और पुरस्कार प्रस्तुति समारोह 12 मार्च 2024 को कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब ये किस को प्रदान किए गए तो इसकी बात करें तो हिंदी भाषा के संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और नीलम शरण गौर को उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी जो कि अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई जो कि उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सभी की कविता संग्रह मंदी चिप को
यह साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है और यह पंजाबी में लिखी हुई कविता संग्रह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1954 में स्थापित है एक साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य के लिए दिया जाता है और 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार संविधान के में सम्मिलित 22 भाषाओं और इसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लेखन के लिए भी दिया जाता है, यानी कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं इस टाइम पे हैं और 22 भाषाएं वो होगी और इसके अलावा इंग्लिश होगी और राजस्थानी होगी, इनमें भी यह साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार समारोह में विजेताओं को एक ताम्रपट्टी का, एक शॉल, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है और इस परियोजना का नाम है गेलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना और इसकी घोषणा हाल ही में जो भूटान के राजा है जिग्मे खिसर नामग्याल वांगचुक उन्होंने की थी। इस परियोजना का लक्ष्य असम के साथ भूटान की सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना है। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना के तहत भारत सरकार गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन बनाने पर सहमत हुआ है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल को लॉन्च किया है और ये पोर्टल महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के तहत कुल 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई और इसमें से जो 16 खनिज ब्लॉकों को समग्र लाइसेंस देने और 4 खनिज ब्लॉकों को खनन पट्टा देने के लिए रखा गया है। खनिजों में ग्रेफाइट हो गया, ग्लूकोनाइट हो गया, लिथियम हो गया, RE हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, निकेल हो गया, पोटास हो गया, ये शामिल हैं और ये नीलामी वाले ब्लॉक तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में स्थित है। और प्रहलाद जोशी की बात करें तो प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस हैं और इसके अलावा मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के नए अध्यक्ष को लेकर बॉडी के पदाधिकारियों के लिए वोटिंग हुई थी और जिसमें संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ चैंपियन अनिता सिंह को हराकर चुनाव जीत लिया है। ये रहे संजय सिंह, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। और संजय सिंह की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। वे भारतीय कुश्ती संघ के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य रह चुके हैं और 2019 से संघ के संयुक्त सचिव भी हैं। और इसके अलावा अगर जनरल सेक्रेटरी पद की बात करें तो इस पद पर विपक्ष के उम्मीदवार प्रेम लोचबे जीत गए हैं और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़े, वे 12 साल से इस पद पर थे। इसी साल कुछ विवादों में रहे थे बृजभूषण सिंह शरण जो हैं और इसी साल कुछ महिला पहलवानों ने WFI के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और इस विवाद के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA ने WFI को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाकर उसे WFI के नए पदाधिकारियों की चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंप दी थी और इस चुनाव में संजय सिंह नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में NTPC कांटी को 11वां FICCI यानी कि फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। FICCI फिक्की की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्टकट में से फिक्की बोलते हैं। तो NTPC कांटी ने औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी में 11वां फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की जल पुरस्कार 2023 जीता है और इस पुरस्कार को भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री अशोक कुमार और फिक्की जल मिशन के अध्यक्ष नैना लाल किदवई द्वारा प्रदान किया गया और यह पुरस्कार NTPC कांटी के जल संरक्षण और उसके संचालन में संसाधन दक्षता को दर्शाता है। फिक्की जल पुरस्कार की बात करें तो फिक्की जल पुरस्कार वार्षिक रूप से जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयास करने वाली औद्योगिक कंपनियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं
और इनका उद्देश्य भारत में जल संरक्षण के संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और दीर्घकालिक जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। और इसके अलावा अगर FICCI यानी कि फिक्की की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं सुब्रखान पांडा, संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। और इसके अलावा NTPC का तो मतलब सबको पता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, और कांटी एक जगह है मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर, तो वो वहाँ NTPC कांटी को ये फिक्की जल पुरस्कार 2023 मिला है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल, जिनमें भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पास किए हैं। ये 3 विधेयक हैं। अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। अब बिल में क्या क्या प्रावधान है इसकी एक बार बात करें तो फुल डिटेल में तो नहीं जाएंगे, और बाकी जो मेन मुख्य जो प्रावधान है उनकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब आरोपी को याचिका दायर करने के लिए 7 दिन मिलेंगे, और न्यायाधीश को उन 7 दिन सुनवाई करनी होगी। यानी कि कोई आरोपी है किसी क्राइम का, तो उसको 7 दिन दिए जाएंगे अपनी याचिका दायर करने के लिए, और न्यायाधीश को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी, यानी डिले नहीं हो सकता 7 दिन के बाद। और अब शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर ही पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी, और 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच को पूरा करना होगा। यानी अगर पुलिस के पास कोई शिकायत आती है या कोई क्राइम की सूचना मिलती है तो 3 दिन के अंदर ही पुलिस को FIR लॉन्च करनी होगी, और जो 14 दिन के अंदर उसकी जो प्रारंभिक पूरी जांच है वो पूरी करनी होगी। और इसके अलावा अगर कोई देश की संपत्ति सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसे राजद्रोह नहीं देशद्रोह कर दिया गया है। यानी पहले जो कानून जो राजद्रोह कानून था उसको अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून कर दिया है। और इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चे से रेप में आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। और इसके अलावा गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल हो सकती है। और गैर इरादतन हत्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा मिलेगी, यानी आप रोड पे किसी को मार के भाग गए हो तो उसमें आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है और फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। उसको कम सज़ा तो मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, हिट एंड रन केस नहीं मिलेगी। और मॉब लिंचिंग में फांसी की सज़ा होगी, यानी जो भीड़ में कोई किसी को पकड़ के पीट दिया, मार दिया, मॉब लिंचिंग जो होती है उसमें फांसी की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। IPC में 511 धाराएं हैं, अब 356 ही बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह CRPC में 533 धाराएं बचेंगी, जिनमें 160 धाराएं बदलेंगी, 9 धाराएं नई जोड़ेंगी और 9 धाराएं खत्म होंगी। और इसके अलावा अगर पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो कि पहले नहीं था। यानी कि आप किसी क्रिमिनल से आप पूछताछ कर रहे हैं और उसके जब तक उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्रावधान है अब, जो कि पहले तो नहीं था, अब हो जाएगा। इसके अलावा आप ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। यानी जो ट्रायल कोर्ट है उसमें किसी क्रिमिनल को कोई केस चल रहा है तो मैक्सिमम 3 साल के अंदर उसका फैसला कोर्ट को देना ही देना हुआ। अब तक क्या होता था जी, सालों साल लटक रहे, 10 साल केस लटके रहते थे कोर्ट में। क्रिमिनल जो है वो बाहर घूम रहे हैं या कोई जेल में सड़ रहा है, लेकिन फैसला आते आते मतलब 10-15 साल लग जाते थे। लेकिन अब क्या नया जो कानून आया, इसके अंदर कोर्ट को मैक्सिमम 3 साल के अंदर उसके उस मुकदमे को सुनना, मतलब उस मुकदमे पर अपना डिसीजन देना होगा। इसके पीछे का जो रीज़न है, क्योंकि इस समय देश में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, और जिनमें से 4.44 यानी कि 4 करोड़ 44 लाख करोड़ जो केस हैं वो अकेले ट्रायल कोर्ट के ही हैं। यानी हायर कोर्ट को छोड़ दो, ट्रायल कोर्ट में ही 4.44 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 44 लाख केस पेंडिंग हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत
NCAP ने पहले क्रैश टेस्ट के रिजल्ट घोषित किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि NCAP की फुल फॉर्म है कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसे भारत NCAP या PNCAP भी बोला जाता है। तो हाल ही में BNCAP यानी कि भारत NCAP ने पहले क्रैश टेस्ट के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, मिली है दोनों को। टाटा हैरियर टाटा सफारी दोनों ही एडल्ट ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन यानी कि AOP के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन यानी कि COP के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट हासिल किए इन दोनों गाड़ियों ने। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसी साल 22 अगस्त को दिल्ली में हुए एक इवेंट में BNCAP को लॉन्च किया था। और इसके बाद 18 सितंबर को पुणे के चाकन स्थित केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान यानी कि CIRT के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओपनिंग की गई थी। और इससे पहले विदेशी एजेंसी ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप और लैटिन एनकैप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार भारतीय कारों को टेस्ट कर उनकी सेफ्टी रेटिंग देती। और ये रेटिंग कहीं ना कहीं कई मायनों में भारतीय परिस्थितियों में हिसाब से ठीक फिट नहीं होती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने रेटिंग सिस्टम BNCAP की शुरुआत की है। इस एजेंसी को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स में कारों को टेस्ट करके उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने के लिए तैयार किया गया है। इन टेस्ट में कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। 0 स्टार का मतलब है अनसेफ और 5 स्टार का मतलब है पूरी तरह सेफ। यानी किसी गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग अगर इसमें दे दी तो मान लिया जाता है कि वो गाड़ी जो है वो पूरी तरह से सेफ है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा शीर्षक से नीति आयोग की रिपोर्ट लॉन्च की है। यानी कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसका शीर्षक है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक हरित और सतत विकास एजेंडा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र और वैश्विक विकास नेटवर्क के साथ साझेदारी में G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्रवाई के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। और इस रिपोर्ट में ग्लोबल साउथ देशों को जलवायु परिवर्तन में निपटने में मदद करने के लिए जलवायु वित्तपोषण और तकनीकी सहायता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। तो बस यही थे आज के अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।